एजेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट की। महिलाओं की क्या भागीदारी रही बजट में 2026-27 में, किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है। अगर हम बात करें 25-26 की तो क्या कुछ असर रहा, कहां रिक्वायरमेंट महिलाओं को लगती है वो फुलफिल एक महिला वित्त मंत्री कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसकी मूल अगर हम धुरी या अगर कहें कि उसकी जो डेप्थ है वो हमारी वो जनरेशन है जो अपने बूते कुछ करना चाहती है, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो अगर ये बात करें तो वहाँ क्या पोजीशन बनती है, क्या वाकई इसमें कहीं कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जिसको लेके हम कह सकें कि बजट वाकई महिलाओं को काफी कुछ फोकस किया गया है। आधी आबादी है, आधा हक भी बनता है। मैं उकसा नहीं रहा, लेकिन वाकई ऐसी तस्वीर दिखती है। कुछ कॉमन ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं या बजट के कुछ कंटेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं महिला पुरुष सभी के लिए, लेकिन चुनाव के वक्त और मैंने देखा कि युवा, बेरोजगार युवा, महिला, किसान और गरीब, इनको बजट फोकस किया है। तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये तस्वीर बननी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ रीना अग्रवाल जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं 40 महिला विंग की, और हर्षा रामनानी जी हमारे साथ में हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मेघा जैन हमारे साथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। तो चलिए, मैं सभी का स्वागत करता हूं और हम जानेंगे बजट को लेके। मैं हर्षा जी आपके पास में आना चाहूंगा। अगर बजट में देखिए हर सरकार का बजट जनता के लिए होता है, कहा भी जाता है कि विकासोन्मुखी होगा। तो यह महिला की भागीदारी क्या लगती है आपको? अगर हम 2026 के बजट की बात करें और अगर स्पेसिफिकली हम इसके अंदर महिलाओं की भागीदारी की बात करें, कुछ ऐसे प्रावधान इसके अंदर बताए गए हैं जहां पे महिलाओं की भागीदारी को दिखाया गया है। जैसे शी मार्ट योजना के बारे में योजना को यहाँ पे बताया गया, जहाँ पे पहले अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ लोन होते थे जो महिलाओं के लिए दिए जाते थे, बट अभी अगर हम इसको देखें, शी मार्ट योजना को समझें, तो यहाँ शायद एक मार्केट एक्सेस और ओनरशिप, एक वो फील हमें ज़्यादा दिखता है। शी मार्क बैच की बात की गई है यहाँ पे, तो उस बैच के थ्रू अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो वो एक एक्सेस ईजी दिखता है। ओवरऑल अगर स्टार्टअप और एमएसएमई की फंडिंग की बात करें तो 10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है, और एमएसएमई और अपने स्टार्टअप्स के अंदर महिलाओं की भागीदारी को आई थिंक हम नकार नहीं सकते। बहुत बड़ी भागीदारी है महिलाओं की। उस 10,000 करोड़ के फंडिंग के प्रावधान में भी महिलाओं का वहाँ पे हिस्सा मुझे दिखाई देता है। ये एक बजट के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें फीमेल्स के लिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ आया है, बट वो कितना सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो पाएगा वो समय बता पाएगा जी। लेकिन दो तरह की मैम स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है, एक तो तुरंत हमें राहत दे सके, एक लॉन्ग टाइम उसका इफेक्ट आएगा। उसके लिए कहते हैं कि प्लेटफॉर्म बनता है, धीरे धीरे उसका वो मिलेगा। लेकिन शी मार्ट का कॉन्सेप्ट हमने एक दिन पहले भी यहाँ पे जब बजट रिलीज कर रहे थे उसके एक दिन पहले हमने चर्चा की थी, तब ये दिया गया था कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर गांव में बन सके। तो ये शी मार्ट की जो प्लानिंग है बहुत अच्छी है, लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे कि क्या होना चाहिए इसमें? सर वही मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें शी मार्ट की, तो कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है, बट अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, बिकॉज इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं देख रही हूँ तो ये मेरे को मार्केट एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे को ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं को जो इसका एक्सेस मिलना चाहिए, जो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, वहां पे फिर हो सकता है कि कुछ हमें बेनिफिट ना मिल पाए, हमें एक्सेस ना मिल पाए, तो शायद ये फेल भी हो सकता है। जो फायदा हम सोच रहे हैं इसके थ्रू मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो अभी ये समय शायद बता पाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना सक्सेसफुल होता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आएंगी, चैनल जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उस चैनल को क्रिएट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जी देखिए मैम,
मुझे लगता है कि कुछ एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने की होगी। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, अरुणाचल प्रदेश भी गया और भी दूसरे जो 7 सिस्टर्स एंड स्टेट्स हैं उनमें भी जाने का अवसर मिला। वहाँ पे वाकई अगर देखेंगे तो वहाँ महिलाएं जो हैं वो वाकई वहाँ की आधारभूत ढांचे की मूल जड़ और मूल कड़ी कह सकते हैं हम। उसकी वजह है कि आप देखेंगे वहाँ पे काम कोई भी रेस्टोरेंट चलाने से लेके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार भी करती हैं और उनको बेचती भी हैं। तो उनके लिए मार्केट जैसे है। रीना जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। 40 में बहुत सारे आप लोग इसे आर्टिजन्स को भी आप बुलाते हैं, जोड़ते भी हैं, तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जैसे कि मैंने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, या किसी भी स्टेट में किसी भी जिले में वहाँ का अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट और सेमी अर्बन जगह पे अगर कोई इस तरह के आर्टिजन्स को अवसर देते हैं, तो पहली बात तो ये कि चलिए जीआई टैग नहीं मिले कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो जोग्राफिकली आप कितने उसके लिए डिजर्व करते हो, पर वहाँ एक कंटिन्यू उनके लिए एक मार्केट हो सकता है। जैसे आपके राजस्थान मंडप दिल्ली में अभी चल रहा है, या फिर जवाहर कला केंद्र में टाइम पीरियड के लिए हम लोग वो लगाते हैं उनके लिए हाट बाजार। तो ये उस कॉन्सेप्ट पे कुछ आगे सक्सेस हो सकता है इसमें? देखिए, पहले तो मैं जो 40 की बात करना चाहूँगी, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी महिलाओं को सरकार की इन्हीं नीतियों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। और जो शी मार्ट वाला कंसेप्ट है, ये आई थिंक तभी सक्सेस हो सकता है जबकि इसकी प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, महिलाओं को पूरा इसके लिए तैयार किया जाए, मेंटोरशिप दी जाए उन्हें। और दूसरी बात, मैं निर्मला सीतारमण जी की जो संसद में उन्होंने चीख चीख के महिलाओं को कहा है कि हमारे पास आइए तो सही, हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, तो मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाती भी हैं, उन्हें लागू भी करती हैं। जैसे शी मार्ट उन्होंने एक नया प्रावधान भी रखा है, बट इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन सिटीज़ के अंदर जो महिलाएं होती हैं, जो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, अनपढ़ महिलाएं हैं, तो उन्हें उन नीतियों को किस तरह से उनका लाभ उठाया जाए, उन्हें किस तरह से लाभान्वित किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें उनका सरलीकरण करना पड़ेगा ताकि हर कोई उस नीतियों से फायदा उठा सके, उन्हें उन तक जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा उन नीतियों को, तभी है ना ये नीतियां सक्सेस हो पाएंगी। एक अप्रोच रूट बनाना होगा ताकि इजी वे में कोई पहुंच सके। yes. चलिए मेघा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या मानते हैं आप कि बजट को लेकर के खासकर स्टार्टअप से, या जैसे आप लोग एंटरप्रेन्योर हो, तो क्या दिशा मिलती है इसमें, कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि स्टार्टअप्स का मुझे लगता है कि कोविड के बाद भी, और मोदी जी ने जब सेकंड बजट, दूसरे कार्यकाल का जब बजट पहला दिया था, तो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उन्होंने बजट भी रखा था, तो वो कुछ इसमें आगे बढ़ते दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल आगे बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं। और आज से 5 साल पहले जहां भारत खड़ा था और आज जहां भारत है, हम सब देख सकते हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हमने देखी है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी महिलाएं जो 15-16 साल की हैं, वो आज अपने घर से बैठ के, चाहे वो फैशन का फील्ड हो, चाहे फिर वो आईटी से रिलेटेड फील्ड हो, चाहे फिर वो ऐसे आर्टिशंस जो अपने घर से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना और बेचना चाहते हैं, उन सब को डिजिटली काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। प्लेटफॉर्म्स अगर हम बात करें, जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब में एक चीज़ जो जिससे ये लोग जूझ रहे हैं वो है उनके कमीशंस, मिडलमैन, वेंडर्स, सेलर्स। सो ये काफ़ी तकलीफ़जनक होता है उन लोगों के लिए जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आ रही हैं, बट उनके पास ऑप्शंस नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो शी मार्ट का जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं वो डिजिटली इतना स्ट्रॉन्ग एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें डिजिटली काम करना कैसे है। बट वहाँ पे जिस दिन उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कमीशंस हमें कम देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है, और आपको पता है मोदी जी मार्केटिंग में कितने स्ट्रॉन्ग है, तो जब शी मार्ट से डायरेक्ट सेलर्स को मार्केटिंग मिलेगी, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो लास्ट 5 सालों की जर्नी से लेकर अभी तक की जर्नी में जो चेंज डिजिटली हमने देखा है वो सिर्फ बढ़ ही रहा है और आगे और बढ़ने वाला है। हम लोग सिर्फ
इंडिया तक सीमित नहीं है। हमारे लोगों के प्रोडक्ट्स, उनकी जितनी भी बेसिकली जिनसे भी वो डील करते हैं, वो सारी चीज़ें आउट ऑफ इंडिया जा रही हैं। बहुत ही ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग, हमारे सारे प्रोडक्ट, सारी चीज़ें बहुत फेमस हो रही है, चाहे फिर वो ज्वेलरी हो, चाहे फिर वो पॉटरी हो, चाहे फिर वो कपड़े हो, ये सारे जितने भी कैटेगरीज हैं उनको इतना पुश मिला है सिर्फ डिजिटली होने से। और इसमें हमारी स्कीम्स, हमारा गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आपके पास में एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जैसे यंगस्टर्स निश्चित रूप से अपने खुद की राह खुद तैयार कर रहे हैं, और मैं देखता भी हूं कि अपने स्टार्टअप्स खुद ने, ठीक है गवर्नमेंट का जहां सपोर्ट होना चाहिए वो मिलता भी होगा, नहीं भी मिलता है तो मैं बहुत सारे बच्चों से इनसे मिलता हूं तो कहते हैं कि करना है, सरकार करे नहीं करे, हम मानसिक रूप से भी तैयार है कि हो सकता है सरकार का कोई सहयोग भी नहीं मिलेगा, लेकिन करते हैं। और किसी भी दुनिया के इकोनॉमी की बहुत बड़ी एक इसका कंट्रीब्यूशन है। आज स्टार्टअप से कॉन्सेप्ट लेके आई गवर्नमेंट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तभी था जब वो पहले से था। दिख रहा था, उसे आगे बढ़ाया मोदी जी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने कहा कि मार्केटिंग के मास्टर हैं, लेकिन वो भी सरकार का एक उत्साहित करने में बहुत बड़ा मदद मिलती है कि चले प्रधानमंत्री खुद उसमें इंटरेस्ट लो, और लेते भी हैं जहां जरूरत पड़ती है। फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। आज तो आप देखिए कि शार्क टैंक्स भी एक बड़ा फेमस है, जो बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं कि चलिए यार मेरा प्रोडक्ट मैं क्यों नहीं लेके जा सकता। तो आप जैसे लोग भी चाहते होंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि थोड़ा सा इसको और बूस्टर डोज मिल सके। आई थिंक जो स्कीम्स गवर्नमेंट अभी तक लेके आई है, उन स्कीम्स पे पहुंचना, उनका जो रास्ता है, वो जो प्रोसेस है, वो दिख रहा है कि आप 20 लाख ले सकते हैं, आप 50 लाख ले सकते हैं, आप 1 करोड़ तक का फंड ले सकते हैं। बट ये फंड कैसे मिलेगा, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो प्रोसेस है, वो जो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है जो किसी को भी तय करनी है, स्पेशली जो अनएजुकेटेड उससे आ रहे हैं, बट वो एजुकेटेड हैं अपने ही क्राइटेरिया, अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही क्योंकि मैं जिस पे चर्चा कर रहा हूँ उसका भी उल्लेख इस बजट में है। अच्छा, तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा कि तो सर मैं खुद एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मेरा खुद का एक ब्रांड है, और मैंने ऐसी 1-2 स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमें सारी चीज़ों का आइडिया है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास लोग हैं। फिर भी वो प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि आपको उसका ना तो टाइम पता है, ना आपको आपका कहना है इसे थोड़ा सा स्मूथ बनाना होगा। बिल्कुल, इसको स्मूथ बनाने की आवश्यकता है। बजट आप जिनके लिए लेके आए हैं उन्हें पता होना चाहिए और इतना फ्रेंडली होना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको बिल्कुल वैसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि कै के साथ वो खे लिखना बहुत जल्दी सीख सके, तो आगे बढ़ सके। चलिए लीना जी, आपके पास में आना चाहूँ। आप तो एक फैक्ट्री भी रन करती हैं, तो बजट में क्या लगता है आपको कि एमएसएमई का जिक्र किया, 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा, बे तो फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी हो, उनको मिलेगा। गर्ल्स हॉस्टल का भी जिक्र किया गया है, नए जो उद्यमी हैं उनके लिए भी जिक्र किया गया है। एमएसएमई की काफी एक लंबे समय से डिमांड भी थी कि ये मिलना चाहिए उनको कुछ। सर देखिए, इस बार बजट बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बना है, बहुत ही अनुशासन प्रिय बजट तैयार किया है, जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर देखते हुए नहीं बना है, जब फ्यूचर एक्सपेक्ट को लेकर ही बजट तैयार किया गया है। पहले हमारी इकोनॉमी जो डिपेंड करती थी वो हमारी कंजप्शन पे डिपेंड करती थी, और जो चाइना और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो उनके एक्सपोर्ट्स और उनके जो प्रोडक्शन उस पर डिपेंड करती है। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा इन लोगों ने, मोदी जी ने कदम उठाया है। ना कोई पैसे बांटे हैं कि भाई आपको टैक्स रिबेट वगैरह जो कि पिछली बार काफी अच्छे से दे दी थी, वो सारा सब कुछ करते हुए बहुत अच्छे कदम है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी निर्मला सीतारमण जी को और मोदी जी को। बट जो आप कह रहे हैं एमएसएमई का जो बजट उन्होंने दिया है, सर बजट तो हर साल हमें मिलता है, बट उसका जैसे कि मैम ने कहा कि प्रोसेस इतना टफ है कि उस बजट को लेने तक पहुंचते पहुंचते जो स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, वो इतने थक चुके होते हैं कि उनको वो सोचते हैं कि ठीक है अब हम हमारे ही दम पे जो हम कर सकते हैं वो कर लेंगे, क्योंकि ना तो कोई कंसल्टेंसी है, ना उन लोगों को उनको कोई वे पता है कि उसको किस तरीके से रूट करना है। और फिर जब क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप जब होता है तो उसके पास एक छोटा मिनिमम अमाउंट होता है जिसे उसे लगाना होता है।
6 से साल भर तक अगर वो प्रोसेस में ही लगा रहेगा तो वो जो अमाउंट जो उसने रिजर्व रखा है अपने स्टार्टअप के लिए वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और जब तक वो 1 साल तक अगर उसको मान लीजिए अगर उसको कोई रूट मिल भी जाता है तब तक वो इतने डेट में आ जाता है कि वो स्टार्टअप का या तो थक जाएगा, स्टार्टअप का सपना छोड़ देगा, या फिर वो जो भी उसका जो एक स्टेज है वहीं तक पहुंच पाता है। तो इस रूट को प्रोसेस को आपको इजी करना होगा, तभी ये जो एमएसएमई की जो भी योजनाएं हैं और जो भी स्कीम्स आप ला रहे हैं वो सब सक्सेसफुल होंगी। आपको लगता है कि देखिए गवर्नमेंट खुद भी कहती है, अभी ये कोई नहीं कहता है कि सरकारी भर्तियां निकालेंगे, नौकरी देंगे, वो कहते हैं अब आंकड़े देते हैं कि देखिए पीएफ अकाउंट कितने खुले, ईएसआई कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो हम मानते हैं कि इतने लोगों को रोजगार मिला है। तो मेरा मानना है कि वाकई रोजगार के अवसर दीजिए। अवसर ये नहीं कि 125 दिन का आप रोजगार दे रहे हैं, ठीक है गांव में मिट्टी खोद देंगे, भवन बनवा देंगे, वहां तक ठीक है, लेकिन उससे आपका लाइफस्टाइल जो है, और मुझे लगता है भारत में दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे संतोषी सदा सुखी वाला जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, चलिए यार जितना मिल रहा है वो भी ठीक है, लोग हैप्पी रहते हैं। कुछ परसेंटेज की मैं नहीं कहता लोगों की कि उसको जान जोखिम में डालें, लेकिन हाँ ठीक है एक टारगेट लेके चलते हैं। आप भी 10-20 करोड़ रुपए साल की कमा लेते तो संतुष्टि रहती है काश ऐसा हो नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि हमने इतने स्कीम्स के लिए प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, वहां एडवाइजर्स को लगा रखा है, आप उनका बेनिफिट लीजिए। सर एक नॉर्मल बंदा तो एडवाइजर्स तक पहली बात पहुंच नहीं पाता है, पहुंचता है तो प्रोसेस पेपर इतने लेंदी होते हैं, इतने पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप किसी भी बैंक से आप फंडिंग कराने जाओ तो आप एक बार बताइए, अभी तो ये स्टेज चल रही है कि बैंक्स अकाउंट नहीं खोलते हैं स्टार्टअप्स के, कि अगर वो अपना जब तक स्टॉक नहीं दिखाएंगे, उनका ऑफिस नहीं दिखाएंगे, उनका वो बैकग्राउंड नहीं दिखाएंगे, तब तक बैंक्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। अब अगर उसके पास इतना ही पैसा होगा कि वो अपना मतलब फर्स्ट स्टेज जो किसी भी स्टार्टअप की होती है बैंक अकाउंट से स्टार्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर बैंक ही अकाउंट नहीं खोलेंगे तो वो बंदा कैसे वो स्टार्ट करेगा? मतलब आपका 10 से 15% मॉरल तो वहीं डाउन हो गया लोगों का। फिर उसके बाद वो आगे जाता है कैसे तैसे भी कर आके वो अपना बैंक अकाउंट ऑफिस एड्रेस होना जरूरी है। अगर वो 50,000 और 25,000 50,000 रुपए महीने का कोई ऑफिस भी रेंट पे लेता है तो उसका कितना अमाउंट उसमें जा रहा है, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को प्रोसेस को इजी करना पड़ेगा, तब जाके वो एडवाइजर के पास पहुंचेगा। और फिर वो एडवाइजर के पास भी पहुंचता है तो पेपर्स इतने ज्यादा होते हैं, पॉल्यूशन आपको चाहिए और भी मतलब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है जिसकी कई इंडस्ट्रीज में तो मैंने ये देखा है कि इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद भी हम लोग एक ही उस पे चल रहे हैं, पैटर्न पे चल रहे हैं कि ये सब चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए। इंश्योरेंस का समझ में आता है, बट अगर आपकी कोई मतलब कोई पॉल्यूशन वाली चीज आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो भी आपको इंडस्ट्री में लगाने के लिए आपको पॉल्यूशन चाहिए। और लाइट का जो प्रोसेस है वो इतना टफ है कि आपको उसको लाते लाते बहुत मतलब इंसान मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना इजी है प्रोसेस। मेघा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जो मैम ने बोला उससे मैं सहमत हूँ, मैं खुद भी प्रोसेस की बात कर रही थी, बट मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर हम ये थोड़ा बहुत भी पेपर वर्क की डिलीजेंसी नहीं रखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जिनकी कई हाँ, तो अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर तो कोई भी आके पैसा मांगने लग जाएगा। तो जो जेन्युइनली जिनको चाहिए वर्सेस नहीं चाहिए में तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? बिकॉज जब मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की थी, हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इट टुक अ लिटिल टाइम, बट वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनके चाहे बैंक हो चाहे फिर वो कोई स्कीम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंटेशन आपका वेरिफिकेशन करते हैं कि आप जेन्युइनली वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपने उसके पीछे एक अच्छी सोच है और करप्शन कम से कम लोग इसका गलत फायदा उठा पाए। नहीं तो इन स्कीम्स में लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखा के बहुत पैसा उठा लेते हैं। उसमें तो मास्टरी है, जब जॉब ले लेते हैं लोग तो इसमें क्यों नहीं चले जाएंगे? तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जरूरी है। रीना जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट से कहते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को हमने बहुत स्मूथ और सरल बना दिया है, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये हर स्टेट्स में भी है और यूनियन गवर्नमेंट की अगर कहीं स्कीम्स को लेना है तो उसके लिए भी कहा जाता है। क्या एक्सपीरियंस है, कभी आप लोगों के पास में आते हैं? क्योंकि आप लोगों का तो प्लेटफॉर्म सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का ही है। हाँ जी बिल्कुल आते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमेशा से यही रही है कि व्हेन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रो द होल इकोनॉमी ग्रोज। तो
इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तक अपने फीमेल्स को पहुंचाने की पूरी मदद करते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ आती है, उसमें भी पेपर वर्क, उनकी एजुकेशन, ये सब चीज़ें बीच में बहुत आड़े आती है। तो सबसे पहले तो उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ बजट में मैं एक चीज़ पर और बात करना चाहूँगी, जो आई थिंक अभी जो सबसे मोस्ट टॉकेटिव सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि घर घर में हर छोटे से छोटी मेड हो गई, कोई रिक्शा चालक हो गया, या हमारे ऑफिस का स्टाफ हो गया, जो अभी बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं गोल्ड की जो प्राइजेस बहुत हाई जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज्वेलरी सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक रोजगार, आत्मनिर्भरता, पहचान और निवेश का साधन भी है। तो हम गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में हर छोटे से छोटी ग्रामीण महिला या कोई भी इंसान अपनी छोटी छोटी पूंजियों को जो गोल्ड में निवेश कर रहा था, लेकिन गोल्ड की जो प्राइजेस इतनी हाई जा रही हैं, तो लोगों में एक डर का माहौल आ गया है और प्राइजेस की वजह से सेल्स भी डाउन चली गई हैं। और जो इतने लोग आर्टिसंस इस रोजगार से जुड़े हुए थे वो बेरोजगार हो गए हैं। कम से कम अगर मुझे लगता है कि शायद 6 से 8 करोड़ आर्टिसंस इस ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए थे, तो वो सब बेरोजगार हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये विलासिता का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक निवेश को भी प्रमोट करता है। हर घर में हर महिला अपनी छोटी छोटी पूंजी को गोल्ड में, सिल्वर में निवेश करती है, ताकि वो मुसीबत के समय उनके काम आ सके। लेकिन जो ये प्राइजेस बहुत अप डाउन हो रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो टैरिफ जीरो किया गया है जेम स्टोन्स पे और डायमंड पे, तो एक बहुत अच्छा गेम चेंजर है। लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, क्योंकि आज हमारे भारत में ज्वेलरी सिर्फ एक परंपरा और त्योहारों के लिए ही नहीं है, ये हमारे भारत को, हमारे राजस्थान को विश्व मानचित्र पे एक अलग पहचान देती है। हमारी इंडियन ज्वेलरी बहुत और बहुत से लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और हर घर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कहना चाहूंगी कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो हर किसी की जरूरत है, चाहे वो छोटी सी एक नाक की नथ ही क्यों ना हो, वो हर घर में आपको मिलेगी। तो ये भी एक एसेंशियल सब्जेक्ट्स में है, जिसकी प्राइजेस बहुत हाई जा रही है। और हर घर में, हर छोटे से छोटा ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वो इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक निवेश का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। हर्षा मैम, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जी हम पेपर वर्क और कंप्लायंसेस की बात कर रहे थे, तो इस बजट के अंदर एक कॉर्पोरेट मित्र का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका पर्पस यही है कि जो हमारे एमएसएमई हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको एक हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो, जो इन सारे पेपर वर्क के अंदर, कंप्लायंसेस के अंदर, इजी वे के अंदर हेल्प कर सकें। जहाँ पे भी उनको बेनिफिट लेना है इन स्कीम्स का, वहाँ स्कीम्स के बेनिफिट को कैसे मिल सकता है, क्या क्या पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है, उसको सपोर्ट कर सके। सो ये भी एक तरीका सपोर्ट है उन एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए, फीमेल्स के लिए, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हम आगे क्या करना है। सो ये भी आई थिंक एक अच्छा मूव है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड बजट के अंदर, जहाँ पे पेपर वर्क को इजी करा गया है और सपोर्ट किया गया है। टैक्स रिजीम में कहीं आपको लगता था कि कुछ टैक्स में कोई बदलाव ऐसा नहीं आया है। नया टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2026 से हमारा लागू हो ही जाएगा, जहाँ पे अगर मैं इसको पुराने टैक्स से कंपेयर करूं, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास हमारे सेक्शंस हुआ करते थे, तो अब 500 के आसपास ही सेक्शंस हैं। सो एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो गया कि हमें कम थोड़ा सा उसको रेफर करना होगा। 2 जगह आपको इसमें देना, हाउस लोन और उसका इंटरेस्ट को इसमें अगर आप एग्जेम्प्ट करते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 12 लाख से ज़्यादा कमाने वाले हैं। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लोग ये 2 कारण से लेते थे कि चलिए हमें इसमें बेनिफिट में मिल रहा है और हमें लेना चाहिए। देखिए, सरकारी सेवाओं का दावा चाहे कोई कुछ भी करें, हम सब लोग रूबरू होते हैं और क्या पोजीशन होती है कि बड़े बुजुर्ग को आप लेके जाएं, खुद अगर भी कोई ईश्वर ना करे बीमार हो, तो क्या सरकारी स्ट्रक्चर से हम रूबरू होते हैं। वहाँ आपको लगता है कि अभी भी जब 2 चांस है अभी मैडम के पास में, एक तो बजट पे प्री बहस, अभी बहस चलेगी, उसके बाद में बजट को पारित करवाना है, तब भी अनाउंस कर सकते हैं। तो ये आपको लगता है कि आवश्यकता है? हो सकता है कि वहाँ पे हम अपने जो नया स्लैब है उसको कंपेयर करें, और वहाँ पे अगर कंपैरिजन में लगेगा कि ये एक नीड है, जो एक हर घर की रिक्वायरमेंट है, हर मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट है,
उस पे अगर उन्हें लगेगा कि इसके अंदर हमें कोई छूट देनी चाहिए या इसके अंदर कोई ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, सो शायद एक्सपेक्टेड हो कि वहां पे कुछ आ जाए, बट ऐसा चांसेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि पर्पस यही था कि इसके अंदर उन्होंने स्लैब रेट को ऑलरेडी बढ़ा दिया है। पहले अगर हम देखें तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख इसमें। चलिए हाँ। मैं लीना जी आपके पास में आना चाहूंगा, कोई ऐसी चीज है जिसमें अभी भी फोकस किया जा सकता है? सर देखिए, जो टैक्स की बात है तो टैक्स की बात तो उसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है कि वैसे ये इस बार जो बजट आया है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस पे हमारे एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा इस पे फोकस किया गया है, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और ये जो एक टेक्नोलॉजीज पे जो गर्ल्स के लिए जो इन्होंने एजुकेशन का मेटा का रखा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर गर्ल्स की इसमें इनको साइंस टेक्नोलॉजी और क्योंकि नॉर्मली गर्ल्स को ये गांव के क्षेत्रों में ये कहा जाता है कि आर्ट्स पढ़ लो और जैसे भी प्राइवेट देना है तो प्राइवेट दे लो, नहीं तो आप घर गृहस्थी संभालो। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा चांस, हाँ पराया धन भी बताते हैं। उनको लगता है हम ये पढ़ के क्या करेंगे, वही चूल्हा चौकी करना। अभी भी इंटरनल एरिया में यही ट्रेंड चलता आ रहा है। बहुत मतलब 80% ट्रेंड जो गांव के जो फीमेल्स हैं उनको यही कहा जाता है। तो उसके लिए अगर हम लोग और हमारे भी कई मतलब जानने वाले हैं जिनकी गांव की जो छात्राएं बहुत अच्छा करती हैं, गवर्नमेंट स्कूल की छात्राएं जिनको फोकस करने की जरूरत होती है। तो ये जो आया है जो टेक्नोलॉजीज और इनको जो अवेल करने के लिए जो इनको जो फैसिलिटीज दी गई है, ये बहुत एक अच्छा कदम है। इसके अलावा डेटा सेंटर, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां हमारे इंडिया में आके जो काम कर रही हैं और उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, और हम हमारे उनके प्रोडक्ट्स खरीद के बस हम लोग अपना जो धन उन पे खर्च कर रहे हैं वही हम अपना खर्चा करते थे। अब उनके जो डेटा सेंटर्स यहाँ पे आएंगे जिसपे कि 0% टैक्स का जो प्रावधान रखा गया है, उससे हमारे यहाँ के जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा, उनको कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आजकल हमारे इंजीनियर्स और अच्छे स्किल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाकर ही अपना करियर बनाने का पे फोकस रहते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज उनको अपने देश में ही मिलेंगी और इससे हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और अभी जो मुझे लगता है कि ठीक है, जो टैक्स एग्जाम्पशन वगैरह की अभी कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज लास्ट बजट में उन्होंने काफी अच्छा एग्जाम्पशन दिया था, सीधे बहुत अच्छा जंप दिया था। 1 अप्रैल से लागू भी करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अभी भी जो सोच है, बेशक हमारी उदाहरण देने को दे सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर रही हुई हैं, लेकिन ये उदाहरण है। ये उसी तरह से सभी महिलाओं में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कि मैं स्टोरी पढ़ रहा था, एक लेख उसमें था कि आज भी टॉप क्लास उसमें मैनेजमेंट में अगर महिलाएं हैं तो पुरुष के बनिस्पत महिलाओं को 12% महिलाएं जो पुरुष के बराबर का उनको सैलरी स्ट्रक्चर है उनके। तो मेरे यहाँ गेस्ट थी, वो भी फैक्ट्री रन करती हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। मैंने दोपहर में उनको कॉल किया तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में काम करते हैं, बिल्कुल बराबर काम करते हैं, लेकिन वाकई आप सही कह रहे हैं, मेरी 40% पैसा कम मिलता है मुझे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई होनी चाहिए। और इक्वलिटी की बात की जाती है तो केवल फोकस इसी वजह से हमने किया है कि 500 गर्ल्स हॉस्टल की बात की जिलों में बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए कुछ फीडिंग एरिया, क्रेचेज ये बनेंगे, ये भी होनी चाहिए, आवश्यकता है, समय के साथ चलना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ में अगर वो रफ्तार से आप पीछे रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और मैं तो कहूँगा कि हमें स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशन पे या मैं कहूँ कि एजुकेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दुनिया भारत की ओर प्रोडक्ट्स के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी देखते हैं, जो सबसे बड़ा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विशेष पेशकश नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।